सो हेलो गाइस, एक बार मैं फिर से सामने से हट गया हूँ। एक बार ध्यान से देख लो क्या हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और ये अपना साथ में तुम्हारे साथ में और कौन पढ़ने वाला है, ये साथ में हमारा, ठीक है, जो भी इनका मैडम का नाम है, नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आप बताइए। अब हम इनको हमारे पास हमेशा रखेंगे, ठीक है। ये हमेशा हमारे साथ पढ़ेंगी मैडम। एडमिशन इनका हो चुका है, ठीक है। इनका नाम आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा आज कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे से कहेंगे कब स्टार्ट हुआ, अभी तो नहीं स्टार्ट हुआ था। अभी तक हमने जो मोलैरिटी पढ़ा था, इस चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो कंसंट्रेशन टर्म्स में आता, ठीक है। तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म का एक 25 से 30% पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को ऑलमोस्ट रैप अप कर देंगे, मतलब मैक्सिमम आज 90% कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब भाई कॉपी आपके पास होगी, नोट्स आपके पास होगा, पेन आपके पास होगा, ठीक है। फोन आपके सामने रखा होगा, फोन, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप जो भी होगा, ठीक है। सब कुछ आपके पास होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब मैं हूँ तो घबराने की बात थोड़ी है, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। और पूरे के पूरे जितने मेरी बात सुनना एक बार, कंसंट्रेशन टर्म्स में जितने भी फॉर्मूला अभी तक यूज हुए हैं, जो आज की क्लास में यूज होंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स में लास्ट क्लास में जितने फॉर्मूले यूज हुए थे, आज की क्लास में जितने फॉर्मूले यूज होंगे, और अगली क्लास में जो 10-5% बचेगा, वो सबको मिला करके एक फ्लो चार्ट में तुमको दूंगा। सब कुछ मिला करके एक फ्लो चार्ट में, एक चार्ट में तुमको दे दूंगा। बस तुमको उतना ही याद कर लेना है। उसी फॉर्मूले से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे नीट एग्जाम में सवाल आने वाले, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बोर्ड हो गया, नीट हो गया, जेईई मेन हो गया, इन तीनों एग्जाम में सिर्फ उन्हीं फॉर्मूला से सवाल आने वाले। तो आपको सिर्फ वो चार्ट एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि यूज वगैरह इनका नहीं पूछता, ठीक है। ज्यादातर इनका यूज नहीं पूछता है। यूज में क्या पूछता है मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। यूज में आपसे पूछता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्या है, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा नहीं है, ये पूछता है, ठीक है। और ज्यादा कुछ वो अंदर तक घुसता ही नहीं है, ना बोर्ड एग्जाम है, ना नीट एग्जाम है, ना जेईई मेन एग्जाम है, ठीक है। उतना आपसे वो डेप्थ में जाके चीजें नहीं पूछता है। आपसे फॉर्मूला पूछेगा और आपसे पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल्स तुम, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपके टफ आ सकते हैं, वो एक अलग चीज है। न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम ये कहो कि तुमसे यूज पूछे, थ्योरेटिकल सवाल पूछे, तो वो नहीं पूछता जाता, ठीक है। 90% टाइम आपका थ्योरेटिकल सवाल या फिर कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलाज एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अभी भी इसको मैं बताऊंगा कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और कौन सा नहीं होता है। अभी उसको हम लोग लास्ट मैच पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कुछ चीजें। पहला क्या है हमारा कंसंट्रेशन टर्म, पहला क्या है मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। अब हमने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ा था, वो एक अलग चीज है, मैं तुमको बोलूंगा, ठीक है। आप मुझे बताएं मोलैरिटी क्या था। पिछली क्लास को रिवाइज करिए और बताइए मुझे कि मोलैरिटी का मतलब क्या था, ठीक है। बताना, मन में सोचना, तब तक हम लोग बात करते हैं मोलैलिटी की। देखना क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले एक लाइन लिखूंगा, उसको तुम पढ़ना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा इसको हल्का सा पतला कर सकते हैं हम लोग। इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the, एन ओ नहीं लिखना है, बच्चे गलत लिखेंगे बोर्ड के एग्जाम में। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस बार सॉल्यूशन नहीं है भाई, याद रखना इसको, यहाँ पर सॉल्यूशन यूज नहीं होता। यही आपकी खासियत है इस कंसंट्रेशन टर्म की, क्योंकि ज्यादातर क्या होते हैं कंसंट्रेशन टर्म, वहां पर नीचे सॉल्यूशन होता है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्वेंट लिखा हुआ है। तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 को आप यूनिट मास भी लिख सकते हैं जनरल डेफिनेशन में, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका देखना बड़े ध्यान से। मोलैरिटी मतलब हम लोग लिखते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे और मैं लिख सकता हूँ पहले, फॉर्मूले से पहले क्या लिखूंगा, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इट इज डिनोटेड बाई वॉट, डिनोटेड बाई स्मॉल, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देना फॉर्मूला इसका बड़े ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर तो क्या ही है, मोल्स ऑफ, ये क्या लिखा था किलोग्राम, मतलब क्या क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ, अब मास और वेट दोनों क्या है,
सेम होते हैं केमिस्ट्री में, किसमें, किलोग्राम में। ये तो क्या हो गया तुम्हारा किसका फॉर्मूला, मोलैलिटी का। अब मान लो मास जो है वो ग्राम में दिया हो एग्जाम में, तो क्या हो सकता है, एक और फॉर्मूला इसका है। फिर से इसको मैं कॉपी पेस्ट अगर करूँ तो अंतर कहाँ पे आएगा मैं तुमको बता दूंगा। क्या जगह मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही रहेगा सेम टू सेम। अब मान लो क्या हुआ कि आपका ये जो दिया है वो ग्राम में इस बार दिया हुआ है, किलोग्राम में नहीं दिया है। क्या करो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। तुमको झंझट नहीं करना है ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने वाला। क्या करोगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, मोलैलिटी। तो इसको बड़ा करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है किसका, कुछ भी, हाँ किसका फॉर्मूला है, मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखना, एक और लाइन लिखूंगा इसके बारे में, आखिरी क्या लाइन है, इफ if molality of a solution, if molality of a solution is 1, अगर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या इतनी बात तुम समझ गए, ये तो बात हो गई किसकी, मोलैलिटी की। क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे भाई, पूरे साल भर भर करके सवाल करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग को जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तुमको उतना देखना, ठीक है। सवाल करने की भी बात नहीं आई है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको इस कंटेंट को आप ध्यान से देखिए। इफ मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1, दैट इज कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। इतना आपको पता होना चाहिए मोलैलिटी के बारे में एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, ठीक है। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं, 1 2 का 4। अगला देखो फॉर्मेलिटी, क्या है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मत करो, ठीक है। इससे देखो एक चीज मेरे मन में आई, एक चीज इससे, पढ़ाई करो लेकिन पढ़ाई करने की फॉर्मेलिटी मत करो। जब पढ़ाई करने का मन ना करे तो पढ़ाई मत करो, थोड़ा देर ब्रेक ले लो, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, 40 मिनट 45 मिनट आप ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और ब्रेक लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग भी जब काम करते हैं तो ब्रेक्स लेते हैं बीच बीच में, ठीक है। ब्रेक से क्या होता है, आपकी जो ताकत होती है वो आपकी निकल के बाहर आती है। थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने आप को टाइम दो, उसके बाद फिर से काम स्टार्ट करो, ठीक है। तो ब्रेक लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, पढ़ाई करो लेकिन फॉर्मेलिटी मत करो पढ़ाई की, ठीक है। देखना ध्यान से, फॉर्मेलिटी की बात करें तो अब देखना ये किसके लिए होता है यूज, ठीक है। ये आपका मोलैरिटी की तरह ही है, मोलैरिटी की ही तरह है, लेकिन देखना इसमें अंतर क्या है। ये आपका यूज होगा किसके लिए, इट इज यूज्ड फॉर आयनिक सब्सटेंस। किसके लिए होता है यूज, आयनिक सब्सटेंस या फिर आयनिक सॉल्यूट्स के लिए आपका यूज होता है। ऐसे सॉल्यूट जो क्या हो, पानी में जाकर के आयंस में टूट जाए, उनके लिए आपका ये यूज होता है। जैसे हमारा NaCl हो गया, पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, NaCl के क्रिस्टल्स आपका वो आयंस में वहां पर टूट जाएगा। देखना बड़े ध्यान से, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मेलिटी का देखना, F से हम लोग करते हैं डिनोट, ठीक है। फॉर्मेलिटी, कलर ये नहीं होना चाहिए, कलर चेंज करना है, हाँ देखो ध्यान से, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ। तो सेम है, बस खाली ये यूज होता है किसके लिए, आयनिक सॉल्यूट्स के लिए। तो इसका डेफिनेशन मैं लिखूंगा, अभी मैं लिख रहा हूँ इसका डेफिनेशन, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, और अगर लीटर में ना दिया हो तो क्या करोगे, खेला हो गया, लो खेला हो गया, देखो क्या हो जाएगा। ये किस में दिया तुम्हारे इस बार, ml में दिया हुआ, ठीक है, ये दिख रहा है ना ml। क्या करो, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, क्या करो, ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखना बड़े ध्यान से, एक बार इसको बॉक्स में बंद करते हैं। अब देखना, इसको मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ, इस पूरे कंटेंट को मैं चाह रहा हूँ नीचे लेकर के आना, कि आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बीच में नहीं। अब देखना, अगर मैं फॉर्मेलिटी का तुमको डेफिनेशन बताऊँ तो क्या हो सकता है, इस कलर से काम नहीं करना है, पीले कलर से करना, ठीक है। देखना डेफिनेशन क्या है फॉर्मेलिटी का, इट इज डिफाइंड एज, मुझे बताना ये डेफिनेशन सही है या फिर झूठ है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, आयनिक सॉल्यूट्स। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट्स present in what, present in
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर यूनिट ml ऑफ, या फिर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप इसको यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर को आप यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टर्म हम लोग क्या करते हैं यूज, स्टैंडर्ड जो हम लोग यूज करते हैं यूनिट को क्या करते हैं 1 लीटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो क्या है तुम्हारा फॉर्मूला यूनिट है, सॉरी ये आपका क्या है फॉर्मेलिटी है, ये आपका क्या है फॉर्मेलिटी, ठीक है। क्या तुम इतनी बात समझ पाए? हट जाऊं, चलो 1 2 का 4 आगे बढ़ते हैं। अब क्या है मोल फ्रैक्शन, पढ़ा होगा भाई बचपन में आपने, मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने 11 12 अच्छे से पढ़ा है तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन आप लोग पढ़ रखे हैं। देखना मतलब क्या होता है मोल फ्रैक्शन का। अगर मैं एक चीज यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं 2 सब्सटेंस डाल रहा हूँ, 2 सॉल्यूशन, 2 कंपोनेंट्स सॉल्यूशन के। एक आपका लाल कलर का है और एक ये अपना, ठीक है, सफ़ेद कहाँ गया यार, एक अपना ये क्या है सफ़ेद कलर का, ठीक है। यानी कि एक को मैं बोल रहा हूँ ए और एक को बोल रहा हूँ बी, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा एक सॉल्यूशन है जो 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना है, एक ए है और एक क्या है बी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, ठीक है, लिखने के लिए एक कलर यूज़ करेंगे ये वाला। तो क्या है, एक तो तुम्हारा ये जो व्हाइट वाला ये क्या है ए है, जो रेड वाला है ये क्या है आपका बी है, ठीक है। ए और बी से मिला के आपका ये सॉल्यूशन बना हुआ है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि टोटल मोल में से, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना है, 2 से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ हम क्योंकि पढ़ते हैं पूरे चैप्टर बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग 2 कंपोनेंट्स वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं पूरे चैप्टर में, इसलिए मैंने 2 कंपोनेंट्स का ही एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो क्या है, इस पूरे सॉल्यूशन के मोल्स में से एक कंपोनेंट के कितने मोल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। पूरे में से एक के कितने मोल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। सिंपल बात, ठीक है। जैसे 100 नंबर का तुम्हारा एग्जाम है, क्या है 100 नंबर का तुम्हारा एग्जाम है, तुमसे कोई पूछता है कि पूरे मार्क्स में से तुम्हारे कितने नंबर है, 11 नंबर 12 नंबर, कितना तुम्हारे आते होंगे, 15 आते होंगे मैक्सिमम, कितना 150, 15 20 आते होंगे भाई मैक्सिमम, ठीक है। तो उसी मैं जान रहा हूँ ना तुम लोगों को, ठीक है। हम लोग आप कैमरे के उस पार हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी हकीकत जानता हूँ बेटा, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वरना ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा था, लेकिन ऑनलाइन के बच्चों को भी मेरी ज़रूरत थी, मेरे जैसे टीचर की नीड ऑनलाइन के भी बच्चों को थी, ठीक है। और एक बात और मैं चाहूँगा बोलना कि बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आजकल आ रहा है, तो देख करके अच्छा लगता है कि बच्चे चाहते हैं पढ़ना, ठीक है। रिस्पांस बच्चों का काफ़ी अच्छा आ रहा है, 2 3 4 5 दिन से, एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और मैं चाहूँगा हर एक बच्चा जो यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, ठीक है। कम्युनिटी टैब में टेलीग्राम चैनल आपका पड़ा हुआ है, आप उसको एक बार ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर मैंने नोट्स भी भेज दिए हैं, सॉल्यूशन के सारे नोट्स वहाँ पर मैं भेज चुका हूँ, फ्लो चार्ट वहाँ पर भेजूंगा, सारे के सारे चार्ट्स वहाँ पर आपको भेज जाएंगे, माइंड मैप वहाँ पर भेजा जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले वहाँ से कम्युनिटी टैब से उठा करके, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, कम्युनिटी टैब में जाओ, वहाँ तुमको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरे ख्याल से मिल जाएगा। और भाई शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। कंटेंट तुम्हारे लिए मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, कंटेंट बहुत तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत बन रहा है ना कंटेंट, कि इसके बाहर से बोर्ड नीट में भाई सवाल नहीं आ सकता है, ठीक है। इसीलिए अब देखो ध्यान से, तो क्या आपका एक सॉल्यूशन है जो ए और बी से मिला करके बना हुआ है। अब क्या है, अब देखना मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मतलब किसी एक कंपोनेंट के मोल टोटल में से कितने उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इट इज रेफर्ड टू द, it is referred to the ratio of moles of one component, ratio of moles of one component to the total moles of solution, to the total moles of solution, ठीक है। एक कंपोनेंट के कितने मोल है किसमें, टोटल मोल में से, ठीक है। अब हम लोग क्या है, क्योंकि हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, इसलिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन मान करके पूरा का पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, मान लो फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी बाइनरी की ही बात की है, लिखेंगे फॉर अ, खराब लग रहा है यार,
फॉर अ कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर अ बाइनरी, ठीक है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जो कितने से बनाओ, दो कंपोनेंट से बनाओ। कौन कौन से दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो क्या है हमारा, ए को मैंने क्या मान लिया, सॉल्यूट मान लिया, प्लस बी को मैंने क्या मान लिया, सॉल्वेंट मान लिया, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, काई, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स नहीं, इसको हम लोग काई बोलते हैं, ठीक है। तो यहां अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं और लिख दूं, इट इज डिनोटेड बाई काई। जैसे घरों में बोलते हैं, ठीक है, मम्मी वगैरह बोलती हैं कि बेटा जमीन पे पानी मत गिराओ वरना काई लग जाएगी। क्या तुमको ये पता है, क्या तुमने ये लाइन कभी सुनी है? अगर तुम यूपी बिहार से होगे तो आपने ये लाइन सुनी होगी, ठीक है। काई लग जाएगी, इसको बोलते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाई, वो वाला काई नहीं है भाई, ये मैं तो ऐसे ही आया शब्द तो मैंने बोल दिया, ठीक है। वो काई नहीं जिसके बारे में बात होती है कि काई लग जाएगी। ये काई क्या है, आपका एक सिंबल है किसका, मोल फ्रैक्शन का। आप देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखा है, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन ए सॉल्यूट प्लस बी सॉल्वेंट। अब देखो, अगर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ए का तो मैं क्या लिखूंगा, काई ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब जिसकी बात करें, किसकी बात करें, ए की बात करें, टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मतलब दो से बनाए तो एन ए प्लस एन। ये तो क्या हो गया तुम्हारा टोटल मोल, और ये क्या हो गया मोल्स ऑफ ए। क्या यही सेम चीज मैं उसके लिए भी लिख सकता हूँ, किसके लिए, बी के लिए? बिल्कुल सर, आप लिख सकते हैं। देखो मैं लिख दे रहा हूं, तुमने बोला तभी लिख रहा हूं। बात करें काई बी की, ऊपर कौन रहेगा, बी के मोल्स और नीचे टोटल मोल्स, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। क्या इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बॉक्स है इसकी थिकनेस वगैरह नहीं चेंज होती है क्या? ठीक है, थिकनेस में कोई चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। फ्रेम, ओ हो, क्या तुम समझ पाए मेरा एम क्या था? इसकी थिकनेस चेंज करना मेरा एम था। एक बार मैं देखूं, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसकी थिकनेस जो है तो थोड़ा सा ऐसे मोटी टाइप में रहे। हाँ ये वाला, ये मुझे चाहिए। बहुत सारे बच्चों को फिलहाल क्या पागलपंती कर रहे हैं सर, पागलपंती नहीं बेटा, इसकी थिकनेस मोटा रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। जितना मोटा उतना अच्छे से आपका ये दिखेगा, ठीक है। पतला वाला जो जैसे ये था, ये पतला जो था वो उतना अच्छे से बच्चों को दिखाई नहीं देता है। मोटा मतलब हाईलाइट होता है, ठीक है। ये मेरा एम था। चलो जो समझा समझा, जो नहीं समझा नहीं समझा। पढ़ाई से मतलब लोगों को पढ़ाई वाला आना चाहिए समझ में। मेरा पागलपंती अगर नहीं भी आ रहा है समझ में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाई का आना चाहिए समझ में। पढ़ाई वाला आपके लिए ज़्यादा मेन है, ठीक है। क्या लिखा तुम्हारा, काई ए और काई बी। अब मुझे बताना एक और चीज़, यहाँ पर यहाँ बताना, काई ये क्या है तुम्हारा, रेशियो है किसका, टोटल मोल्स का। और जब भी बात होती है फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। वैसे फ्रैक्शन की क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, 1 होती है ना भाई। यानी कि पूरे कंपोनेंट्स का अगर हम लोग निकाले काई ए, मतलब निकाले फ्रैक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, जाहिर सी बात है। यानी कि काई ए प्लस काई, मान लो कोई सॉल्यूशन बना है 4 कंपोनेंट से, ए बी सी डी, चारों कंपोनेंट्स को अगर हम लोग चारों का फ्रैक्शन अगर मिला दें तो मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। यहाँ वाला जो कंपोनेंट है वो कितने से बना है, 2 से बना है। यानी कि दोनों का अगर हम लोग फ्रैक्शन जोड़ दें कितना आना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, 1 आनी चाहिए। क्या मेरी बात तुम समझे? एक बार फिर से देखना, ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनना एक बार, ठीक है। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? देखना ध्यान से। फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि अगर हम लोग एक कंपोनेंट, एक पूरे के पूरे सॉल्यूशन के सारे फ्रैक्शंस को जोड़ दें तो भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। वही चीज मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला जो हमारा कंपोनेंट है ये 2 सॉल्यूशन से बना है, सॉरी ये 2 कंपोनेंट से बना है। ये वाला सॉल्यूशन हमारा बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना है, एक ए है और एक क्या है, बी है। अगर दोनों के फ्रैक्शंस को हम लोग जोड़ भी रहे हैं तो भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में काम आता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट आंसर सॉल्व करने के लिए, जल्दी आंसर करने के लिए यूज होता है। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, देखना बड़े ध्यान से, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमको पता होना ही चाहिए चाहे जो हो जाए। अरे हो जाए यार, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू
1 आपको ये पता होना चाहिए। अब बताओ मुझे मोल फ्रैक्शन में किसी को कुछ डाउट है तो। काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। अब मैं लिखूंगा एन ए क्या है, एन बी क्या है, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूँ, वरना फिर क्या होता है बाद में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और अभी आप पहली बार इसको सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको आराम आराम से और चीज़ें एकदम क्लियरली समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ पर्सनली एज अ टीचर। ठीक है, देखना क्या है, काई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। काई ए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। काई बी का मतलब क्या है, ठीक है थोड़ा सा शॉर्टकट लूंगा भाई, टेक्नोलॉजी है, आज मैं बोलूंगा टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, डेली क्या बोलता था बताओ, अगर फॉलो कर रहे हो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बोलता था, अच्छे अच्छे शब्द। ठीक है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। एन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, कह रहे सर नंबर आपने रॉन्ग लिखा हुआ है फिर से, तो उतना यार उतना चल जाएगा। ठीक है, उतना काम आप चला लें। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ठीक लिखा है नंबर, यहाँ पे नहीं, कहाँ लिखा हूँ, यहाँ से हम नंबर, अरे कहीं नहीं लिखा है क्या भाई, पोपट हो गया, पोपट पोपट हो गया। ठीक है, हटाओ, सब हटाऊंगा नहीं मैं, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखो, ये देखो, लो हो गई बात खत्म। बस नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर होता है, हर जगह चेंज नहीं करूंगा, मजदूरी मुझसे नहीं होगी। तुम हैबिट डालो, मुझे हैबिट डालने की कोई भी नीड नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, इसलिए मैं लिख देता हूँ। देखो ये देखो, ये देखो तुम्हारे लिए हो रहा है ये, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब देखो क्या लिखा है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पहले अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्या लिखना है, 1 2 का 4। अब देखो बड़े ध्यान से आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिखा है, वेट परसेंटेज। क्या लिखा है, वेट परसेंटेज। ठीक है, मोलैलिटी को छोड़ करके बाकी सारे कंसंट्रेशन में नीचे कौन आता है, कौन आता है, सॉल्यूशन आता है। मोलैलिटी में कौन आता है, सॉल्वेंट आता है। ठीक है, ये आप जान चुके हैं ऑलरेडी। अब देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेट परसेंटेज, यानी कि वेट का परसेंटेज, नीचे कौन होगा, सॉल्यूशन होगा। परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 100। कितनी होती है, 100। यानी कि मैं क्या बोलूंगा, इट इज रेफर टू द वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लो लिख दिया, इतना तो आसान है यार, चीजें तो फालतू में कॉम्प्लिकेट करते हो। ठीक है, पीले कलर से लिखता हूँ मैं, पीला कलर मेरा फेवरेट है, बोर्ड के लिए जनरली फेवरेट नहीं है। ठीक है, क्या लिखना है, इट इज रेफर्ड टू द, या फिर इट इज डिफाइंड एज लिखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर, देखा इस बार नंबर लिखा, नंबर ऑफ नहीं भाई, वेट लिखो, वेट। ठीक है, नंबर ऑफ से कोई सेंस नहीं बनेगा। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है। क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे, जो नहीं जान पाया उसके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या है, सिंबल है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे एक चीज और लिख दूँ क्या, नोट्स अगर बनी रहा है तो और बना लो अच्छे से। दिस इज डिनोटेड बाई, दिस इज डिनोटेड बाई वेट बाई वेट। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाई वेट, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंट। अब देखना बड़े ध्यान से मेरी बात को, फॉर्मूला देखना इसका क्या हो जाएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट, अच्छा कल संडे था ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में रहेगा,
ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूट कितने का, ग्राम में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ओह, अब मुझे बताओ, कल तो संडे था, कितने बच्चों ने कल संडे को 6 घंटे से ऊपर पढ़ाई की है? छुट्टी होगी ना हर जगह पर, ठीक है, टेस्ट वेस्ट होगा एक आध इंस्टीट्यूट का जहाँ पर भी आप रहते हैं, कोचिंग वगैरह में, जैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन में टेस्ट होता है संडे को। मुझे बताना कितने बच्चों ने कल 6 घंटे से ऊपर पढ़ाई की है? अगर की है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि सर मैंने कल 6 घंटे से ऊपर पढ़ाई की है, और नहीं की है तो बताना कि सर मैंने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। फिर मैं तुमको बताऊंगा कि 6 घंटे संडे को 6 घंटे से ऊपर कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं, एक वीडियो मैं बनाऊंगा उसके लिए स्पेशली, और मैं आपको बताऊंगा कि संडे को कैसे यूटिलाइज करें मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है। क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, सिंपल फार्मूला है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, वेट बाई वेट परसेंटेज, ठीक है, इतना इसके बारे में है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 का 4, चलो अब देखो ध्यान से। अब क्या आपका अगला वॉल्यूम परसेंटेज, सेम टू सेम है, क्या है, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है। जब टफ नहीं है तो जबरदस्ती उसको टफ बनाएंगे नहीं, ठीक है, सिंपल बात ये है। क्या लिखूंगा, इट इज डिफाइंड एज, मेरा वो काम ही नहीं है कि चीज़ों को ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट आएगी तो वो मैं तुमको 10 बार समझा दूंगा कि तुम्हारे समझ में आ जाए, लेकिन मैं जो आसान चीज़ है उसको मैं आसान ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में 50 60 70% चीज़ें टफ नहीं है, ठीक है। क्लास 12th की केमिस्ट्री में, ये मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि 70% चीज़ें अब टफ नहीं रह गई हैं, ठीक है। सिलेबस हट चुका है, वो बहुत सारे टफ चैप्टर्स हट चुके हैं, तो अब टफ चीज़ें 70% नहीं रह गई हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चों को मैं जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करके बताऊँ कि तुम 12th में आ चुके हो। भाई जो आसान है वो आसान है, जो टफ है वो टफ है, बात खत्म हो गई, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में से कितना सॉल्यूट है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम या फिर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल भी लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग, अगर हमको वहाँ पे टोटल लिखना है तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 100 ml ऑफ, ठीक है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना मेरी बिल्कुल भी आदत में शुमार नहीं है, ठीक है। इसका क्या है सिंबल, दिस इज डिनोटेड बाई, एकदम तुम्हारे भाई एकदम बेहतरीन खूबसूरत नोट्स आपके बन रहे हैं, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे ख्याल से, ठीक है। जितना अच्छे नोट्स हो सकते हैं मैं उतने अच्छे नोट्स आपको बना करके दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस खाली एनसीईआरटी से ही, हम लोग एनसीईआरटी के उतना बाहर भी जा रहे हैं जितना बाहर जाना चाहिए। देखो ध्यान से भाई, फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, बिल्कुल ही किसमें, ml में, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे कितने से, परसेंटेज मतलब 100 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। मोटा थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा ध्यान से। ये तो क्या है तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला, सिंपल है भाई, इतना आसान है चीज़ें, बस खाली यहाँ पे एक गलती क्या हुई है हमसे, ये थोड़ा नीचे करके, अगर ये कलर में हम लोग फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं इस कलर में, ठीक है। तो बस उतनी गलती आपसे हुई थी, आपसे नहीं हुई थी, मुझसे हुई थी, ठीक है। अरे मुझसे हुई तो तुमसे भी हुई, टीचर है तो भाई, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा मोल परसेंट, ठीक है। अभी आपका ये यहीं पे खत्म हो रहा है, मोल परसेंट एक बार देखो तो, अरे एक गलती हुई है बहुत बड़ी, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को लाना भूल गया हूँ, अभी ले आ रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, मोल परसेंटेज। अब मुझे बताओ मोल परसेंट का मतलब क्या होगा, बोल रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन मेरी पहले सुनना, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ मोल्स, परसेंटेज ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, विथ टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट,
कंपोनेंट विद टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल परसेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल परसेंट। ठीक है, पार्टिकुलर कंपोनेंट मतलब कौन रह जाएगा यहाँ पर, सॉल्यूट आ जाएगा ऑब्वियसली। क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ, देखना भाई ठीक है, कंफ्यूज मत होना, परसेंटेज ऑफ। ठीक है, कुछ इसमें से ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे जो आपका हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक में ना दिया हो। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बुक में ये चीज ना हो, एनसीईआरटी में आपको ना मिले, तो वो क्या है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कुछ मैंने ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स है जो मैंने स्टैंडर्ड बुक से ला करके इसमें डाल दिया, नोट्स में डाल दिया, जिससे क्या हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए। हो सकता है किसी किसी से डायरेक्ट सवाल ना आए। ठीक है, जैसे आपने मोल परसेंट ना सुना अपने लाइफ में, क्योंकि मोल परसेंट जनरली टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, जैसे मास परसेंटेज तुमने पढ़ लिया, तो भाई मोल भी पढ़ लो। ठीक है, उससे क्या होगा, परसेंटेज के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है, इसलिए मैं लेकर के उसको आया हूँ। ठीक है, उसके पीछे मेरा मकसद है, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उतना पढ़ा रहा हूँ जितना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए काम का है। दिस इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन व्हाट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसका कोई भी आपका, यहाँ पे मैं सिंबल वगैरह लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि सिंबल वगैरह की मुझे झंझट नहीं करनी है। मेरा मकसद क्या था, बस खाली तुमको ये समझाना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा इसका। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला क्या होगा इसका, क्या होगा मुझे बताओ एक बार, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये फॉर्मूला जब तुम लिखोगे ना, तो तुमको परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा अपना एक क्लैरिटी आएगी। ठीक है, क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका सिंबल ना लाने के पीछे मेरा क्या एम है, कि जो तुम्हारे काम का नहीं है उसको मैं जबरदस्ती तुम्हारे काम का नहीं बनाने वाला हूँ। जो मेरा मकसद था वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। मकसद नहीं भूलना है। ठीक है, मकसद आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलना है। तो क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 1 2 का 4 स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर सकते हैं। आखिरी क्या हमारा मास फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मास फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं। मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं और मोल फ्रैक्शन ही जनरली टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, मास फ्रैक्शन नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मास फ्रैक्शन भी लेकर के आया हूँ, इससे क्या हो, फ्रैक्शन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है ये तुम समझ पाओ। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन को तुम खुद से लिख करके दिखाओ मुझे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं दे रहा हूँ। अगले क्लास में मास फ्रैक्शन को मैं लिखवा दूंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि मास फ्रैक्शन को तुम कैसे लिखोगे, इसके फॉर्मूले को आपको खुद से डिराइव करना है। ठीक है, तो क्या है, ये होमवर्क है भाई, डिराइव दिस फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आपको खुद से डिराइव करना पड़ेगा। अब 2 मिनट का मुझे समय दो, मैं एक बार क्वेश्चंस को ले आता हूं जल्दी से। ये दुनिया लो भाई, ले आया तुम्हारे सामने सवाल सारे के सारे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहला क्या है आपका, डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन व्हाई द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अरे बेहतरीन सवाल, खूबसूरत सवाल, खूबसूरत सवाल। क्या सवाल है, ठीक है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, यहाँ पे बोर्ड के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट चेक में। देखो क्या है, पहले तो बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बता दो कि मैंने लिखवा दिया है। अब बताओ कि सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 क्यों आता है। सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन इज 1। आपको ये समझाना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, होमवर्क है, बड़ा खूबसूरत होमवर्क है भाई। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा एकदम खूबसूरत सवाल। अगला देखो, आ सॉल्यूशन इज, यहाँ पे लिखा प्रिपेयर्ड लिखा हुआ। ठीक है, ये पता नहीं कि घचपच हो गया। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है, 36 ग्राम तो क्या लिया आपने, हम इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं सब लोग साथ में। पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया तुम्हारा, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। क्या है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, 180 ग्राम ऑफ वाटर में, 180 ग्राम ऑफ वाटर में आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का और, ठीक है, पानी का सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है ग्लूकोज का, ग्लूकोज को मैं ऐसे GLU लिखूंगा। ठीक है, वाटर को लिखूंगा W। हाँ, तो XGLU या फिर XG बस खाली लिखते हैं। ठीक है, झंझट नहीं करना है, XG बस खाली लिखना, XG। क्या होगा फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि
एन जी अपॉन एन जी प्लस एन डब्ल्यू। अब मुझे बताओ एन जी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मास तो 36 है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, इसको निकालो। 12 6 72 प्लस 12 तो 12 हो जाएगा, और क्या है 16 6 96 होता है, ठीक है। 6 2 8 2 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 9। हालांकि ये मुझे पहले से पता था कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 ही होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बच्चों की तरह सॉल्व करूँ, जिससे क्या हो, बच्चों को भी सॉल्व करने की हैबिट मेरे साथ साथ हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 180, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 अपॉन 180। तो क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 6 18 60 हो गया, 12 1 12 12 5 60। तो कितना आ गया 1/5। ये तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। पानी का बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, कितना दिया पानी का मास 180 दिया है। मोलर मास क्या होता है पानी का 18 होता है, कितना हो जाएगा 10 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या मान लूँ 0.2 मान ले रहा हूँ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बड़े ध्यान से, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो उठाया था अभी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने उठाया था उसको मैंने अभी तुरंत तुम्हारे सामने सॉल्व किया, बीच में वीडियो बंद हो गया था, ठीक है, लेकिन उसको मैंने फिर आगे सॉल्व कर दिया है। तो कितना आना चाहिए तुम्हारा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के आगे आपका 10 आ गया, ठीक है। बीच में वीडियो बंद हो गया था, कुछ आगे थी दिक्कत, टेक्निकल प्रॉब्लम, तो आप उसको इग्नोर करें। आप आगे देखिए क्या है, क्या लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप कितना आ गया 10 आ गया। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर काई ऑफ ग्लूकोज यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज का पता है तो वाटर का आप बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ all the components, the sum of mole fraction of all the components of the solution is equal to 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फ्रैक्शन कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। चलो अगला एक और आया था सवाल यहाँ पर, ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन नंबर 3 में अभी कर दूंगा जो कि मैंने कर दिया था, ठीक है। बाकी 4 5 6 और 7 क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। 3 एक बार देख लेना यहाँ पे ध्यान से। 3 ये है तुम्हारा, क्या लिखा था वहां पर 20 ग्राम शुगर दिया और क्या दिया 20 ग्राम वाटर दिया हुआ है, ठीक है। आज से पूछा है वेट बाय वेट परसेंट आपको निकालना है शुगर का इसमें, तो क्या हम लोग लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला ही क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट 20 है, सॉल्यूशन का मास कितना है, ये तो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट दोनों को मिला क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा, कितना आ जाएगा 100 ग्राम, कितना आ गया आंसर 20%, ठीक है। ये आपको मैंने निकाल करके आपको दे दिया है। एक सवाल और हमारा जो नीट के हमारे सवाल से, ठीक है, सवाल नहीं भाई क्वेश्चन, अरे अंग्रेजी सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा तुमसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। मोलैलिटी पूछा है, इसको भी सॉल्व कर लेना। ये तो भाई प्रीवियस ईयर 2020 का सवाल है, ठीक है, सॉल्व करना यार इसको, इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 तुमको करके दिखाता हूँ कि ये फॉर्मेलिटी का सवाल है, ठीक है। फॉर्मेलिटी मतलब क्या, क्या था फॉर्मूला भाई फॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ आयनिक सबस्टेंस या फिर आयनिक सॉल्यूट। आयनिक सॉल्यूट मतलब क्या होगा, मतलब जो भी सॉल्यूट आपको सवाल में दिया गया वो आयनिक सॉल्यूट ही होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मेलिटी बस खाली आयनिक सॉल्यूट्स के लिए ही निकालते हैं, ठीक है। नीचे जाओ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, अगर लीटर में है तो ठीक है, ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे किसमें दी हुई है ml में दी हुई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, तो इसको क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, तो 7.4, ठीक है। यहाँ मैंने निकाल करके रखा है CaCl2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 40, तो किसका होता है कैल्शियम का होता है, और एक Cl का कितना होता है 35.5, 2 है तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना गया तुम्हारा 110, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दूंगा तो 1100 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे फॉर्मूले में रख रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज ऐसी हो जिसको तुमको फॉर्मूले में बाद में रखना हो तो पूरा का पूरा सॉल्व मत किया करो, जैसा है वैसे ही फॉर्मूले में रख दो, क्योंकि फॉर्मूले में हो सकता है कि और बाकी फॉर्मूले की चीजों के साथ वो कट जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। क्या लिखेंगे 74/1100, 200 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 200 किस में दिया हुआ है ml में दिया हुआ है, काटो काटो 25। अब 74 25 कितना होता है, 74 25 कितना होता है 370 अपॉन 1100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.33 तुम्हारा आएगा। अगर प्रूफ नहीं है, सॉरी अगर बिलीफ नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर गवार टीचर, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है,
गवार टीचर नहीं है बेटा, तुमसे ज़्यादा अंग्रेजी बोल देगा। 0.33 कितना आ गया आंसर? 0.33, एज सिंपल एज दैट। अब देखना मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगा, बताना तुम मुझे कि समझ में आ रहा है, पढ़ पा रहे हो। ओ स्पेलिंग कहीं रॉन्ग कर दिया तो भाई लो, थैंक यू। अब बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। क्या आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया या फिर आपको आज के लेक्चर में मज़ा नहीं आया? ठीक है, तो अब इसी के साथ, इसी पेज के साथ, इसी स्पीड के साथ भाई पूरे साल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने 10 से 15% इस चैप्टर को पूरा कर दिया भाई, सॉल्यूशन को। ठीक है, हिंदी इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म से सवाल आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।